हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेज। आज की वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी राजस्थान की अपडेट हुई जियोग्राफी को पढ़ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, एक बार अगर हम रिवीजन कर लें, तो देखिए हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बाँटा था। पहला था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा था अरावली प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, अगर हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, तो हमने इसे 2 भागों में बाँटा था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें हमने काजरी को, लाठी सीरीज को बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने पढ़ा था अरावली प्रदेश को। देखिए, अरावली प्रदेश को भी हमने 3 भागों में बाँटा है। एक है हमारा उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरी है हमारी दक्षिण अरावली। तो देखिए, उत्तरी अरावली में हमने रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, मालखेत और लोहागल के बारे में पढ़ लिया था। मध्य अरावली में गोरम जी, मोरार जी और तारागढ़ के बारे में पढ़ लिया था। और अगर अब बात करें हम दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली में हमने राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद में शेर और दिलवाड़ा पहाड़ी को भी हमने पढ़ लिया था। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की अरावली के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो अरावली है, वो क्या है, मानसून के समानांतर है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है और मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। इतना हमने पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान की सर्वाधिक जो नदियाँ हैं, वो राजस्थान के अरावली से ही उत्पन्न होती हैं। यानी कि अरावली से सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदान की। देखिए, पूर्वी मैदान का निर्माण है वो गंगा और यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। तो पूर्वी मैदान का निर्माण कहाँ से हुआ है? गंगा और यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। अगर देखिए हम बात करें पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, क्योंकि नदियों की मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। अब देखिए, पूर्वी मैदान है वो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। अब ये क्यों है उपजाऊ? तो क्योंकि नदियों की जो मिट्टी है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। और सर्वाधिक नदियां हैं वो कहाँ पाई गई है? पूर्वी मैदान में पाई जाती हैं। उपजाऊ होने के कारण सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भी पूर्वी मैदान के भाग में ही होती है। अब देखिए, अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहां पर कृषि योग्य भूमि भी हमें मिलेगी, वहां पर कृषि भी अधिक होगी। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि होने के कारण पूर्वी मैदान अन्न का कटोरा प्रदेश भी कहलाता है। अब देखिए, अगर सबसे ज़्यादा वहाँ पर कृषि होंगी, तो वहाँ पर अन्न भी सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा अन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? अन्न का कटोरा प्रदेश। यानी कि पूर्वी मैदान को अन्न का कटोरा प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें जन घनत्व की, तो पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है वो 23% तक है, और यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 39% तक है वो जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए, अगर बात करें कि पूर्वी मैदान की ढाल की, तो हमने उत्तर पश्चिम मरुस्थल में भी पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम मरुस्थल की जो ढलान है वो किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम की ओर। अब हमें क्यों पता चला? क्योंकि दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी है वो बहती है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था उत्तर पश्चिम मरुस्थल में। अगर बात करें हम अरावली की, तो अरावली की ढलान किस तरफ है? तो देखिए, अरावली है वो राजस्थान में दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है और राजस्थान के उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो जब वो प्रवेश करती है तो सबसे पहली चोटी आती है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। अब गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, और राजस्थान के दक्षिण से जब अरावली प्रवेश करती है तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में अरावली है वो नीची है। यानी कि अरावली की ढलान किस तरफ हुई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की ढलान बनती है। अब जब अरावली से जब पानी नदी का रूप लेकर जमीन मैदान पर आता है, तो वो पानी किस तरफ अपनी ढाल करेगा? पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो पूर्वी मैदान की ढाल किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर है।
देखिए पूर्वी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है बनास बेसिन, दूसरा है बाणगंगा बेसिन, तीसरा है चंबल बेसिन और चौथा है माही बेसिन। यहाँ पर देखिए मैंने एक नाम साथ में ही पढ़ा है, जैसे बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। तो इस बेसिन का अर्थ क्या है? कई बार बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नदी है या बेसिन है, इसमें क्या फ़र्क है? नदियों का टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बेसिन की बात करें तो देखिए बेसिन का अर्थ क्या है कि किसी मुख्य नदी के प्रवाह में जब सहायक नदियाँ आकर मिलती है तो उसे मुख्य नदी का बेसिन कहा जाता है। यानी कि नदियों के टॉपिक में तो जब हम नदी पढ़ेंगे तो चंबल नदी होगी, उस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बेसिन की बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, किस क्षेत्र तक वो लाभ पहुँचाती है नदी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि किसी मुख्य नदी के प्रवाह में जब सहायक नदियां आकर मिलती हैं तो उसे मुख्य नदी का बेसिन कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं बनास बेसिन की। देखिए बनास बेसिन को हम दो उपभागों में विभाजित करते हैं। पहला है दक्षिणी भाग और दूसरा है उत्तरी भाग। अब देखिए बनास नदी है वो दो भागों में हमने विभाजित किया, दक्षिणी और उत्तरी भाग। अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो देखिए दक्षिणी भाग में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले आते हैं। देखिए दक्षिणी भाग में कौन से जिले आए? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा। अब यहाँ पर देखिए जो शाहपुरा है ये नया जिला बना है, तो ये आपको याद रखना है कि नया जिला अब शाहपुरा इसमें जुड़ गया है। शाहपुरा से भी अब बनास नदी है वो बहती है। अब यहाँ से देखिए राजसमंद जब हमने बताया तो उद्गम इसका राजसमंद से हुआ है, बनास नदी का। लेकिन एकदम एग्जैक्ट स्थान जो हम बात करेंगे वो हम नदियों के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इसमें नदियाँ हैं वो किस जिले से बहती हैं वो आपको याद रखना है। साथ में इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो भी आपको याद रखनी है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है, कहाँ जाकर मिलती हैं, वो सब टॉपिक हम नदियों के टॉपिक में, वो सब बातें हम नदियों के टॉपिक में करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नया जिला जुड़ा है वो है आपका शाहपुरा है। तो ये तो हो गया दक्षिणी भाग। लेकिन इसके बाद में भी बनास नदी बहती है, क्योंकि बनास नदी बहुत बड़ी है। इसे दो भागों में हमने बांटा, एक दक्षिणी और एक उत्तरी। उत्तरी भाग की अगर हम बात करें तो देखिए उत्तरी भाग से शाहपुरा से जाएगी केकड़ी, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर। यानी कि उत्तरी भाग में 3 जिले हैं, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है। अगर अब हम बात करें बनास नदी की तो देखिए बनास नदी है वो वर्तमान में 8 जिलों से बहती है। ठीक है। और पहले कितने जिलों से बहती थी? 6 जिलों से। अब 2 जिले नए जुड़े हैं, एक है आपका शाहपुरा और दूसरा है आपका केकड़ी। तो अगर आप इस मैप में देखोगे तो इस मैप में देखिए आप, तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र अगर हम इस मैप में देखकर बात करें तो देखिए कौन सा होगा? राजसमंद से चली है, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से टोंक और टोंक से सवाई माधोपुर। तो ये इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। अब देखिए अगर हम बात करें बनास नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र की, तो देखिए बनास नदी का जो निर्मित क्षेत्र है, अब वो निर्मित क्षेत्र कौन सा है? क्योंकि बनास नदी तो राजसमंद से लेकर के सवाई माधोपुर तक बहती है, तो इसका निर्मित क्षेत्र है राजसमंद से भीलवाड़ा तक। इसका क्षेत्र कौन सा है? राजसमंद से भीलवाड़ा तक जो इसका निर्मित क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? पिडमांट क्षेत्र भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पिडमांट क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए बनास नदी की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो बनास नदी की ऊंचाई है वो 280 से लेकर 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। अब देखिए बनास बेसिन है वो टेकरी नुमा एकल पहाड़ियां बनाती है। अब देखिए जब बनास नदी बहती है तो जो बनास बेसिन है यानी कि नदी से बाहर का जो क्षेत्र बनता है, नदी के साथ साथ जो क्षेत्र बाहर से भी बनता है, उस क्षेत्र में क्या है कि टेकरी नुमा पहाड़ियां बनाती है। अब देखिए बनास नदी है वो वलित आकार से बहती है, वलित तरीके से बहती है। तो इस तरीके से बहती है तो ये टेकरी नुमा एकल पहाड़ियों को निर्माण करते हुए
आगे चलती है। तो हमने बनास बेसिन के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। अब देखिए बनास जो बेसिन है, हालांकि हम नदियों के टॉपिक में बनास नदी को अलग से पढ़ेंगे, जिसमें इसका उद्गम स्थान कहाँ पर जाकर मिलती है वो सारी डिटेल करेंगे, कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है वो सब कुछ डिटेल में करेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ इतना कीजिएगा कि इसमें जो 8 नए जिले हैं, देखिए 6 तो पहले के थे, तो देखिए जो 8 जिले हैं वो 8 जिलों को आप पूरी तरीके से एकदम याद कर लेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको इन 8 जिलों के बारे में पता होना चाहिए कि बनास जो नदी है वो 8 जिलों से बहती है, तो उसका प्रवाह क्षेत्र है वो 8 जिले कौन से हैं। तो देखिए राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर, ये कुल मिलाकर 8 जिलों से बनास नदी है वो बहती है। अब हम बात करते हैं आगे बाणगंगा बेसिन की। देखिए बाणगंगा बेसिन है वो जयपुर ग्रामीण, दौसा, डीग, भरतपुर क्षेत्र से बहती है। अब देखिए पहले ये कहाँ से बहती थी, जयपुर से, लेकिन अब नए जिले बन गए हैं, तो नए जिलों के अनुसार अगर हम बात करें तो अब ये जयपुर ग्रामीण से बहती है। दौसा पहले भी था, डीग नया जिला बन गया है जो कि भरतपुर से अलग हुआ है। तो जयपुर ग्रामीण, दौसा, डीग और भरतपुर का क्षेत्र है, वहां से ये बाणगंगा नदी बहती है। अब देखिए भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का जो मैदान है वो गंगा और यमुना नदी क्षेत्र में आता है। अब भरतपुर का जो मैदान है वो किस में आता है, गंगा और यमुना क्षेत्र में आता है। शुरू में हमने पढ़ लिया था कि पूर्वी मैदान का क्षेत्र भी क्या है, गंगा और यमुना की सहायक नदियां होने के कारण इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब अरावली से अधिकतर नदियों का जब उद्गम होता है तो वो बहकर कहाँ जाती हैं, गंगा और यमुना नदी में मिलती हैं। तो हमने दो बेसिन के बारे में पढ़ लिया, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अब देखिए अगर हम बात करें आगे हमारी चंबल बेसिन की, तो देखिए चंबल नदी है वो 6 जिलों से होकर जाती है। कौन सी है वो, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इन 6 जिलों से जो चंबल नदी है वो बहती है। अब देखिए अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है चित्तौड़गढ़, यहाँ से राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है और यहाँ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक चंबल नदी है वो जाती है। अगर हम बात करें चंबल बेसिन की तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी बनाती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द का हमने प्रयोग किया है, अवनालिका अपर्दन। अब कुछ बच्चों के तो ये अगर पहले पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता होगा क्या है, लेकिन जो अगर नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये डिफिकल्ट रहेगा कि अवनालिका प्रदन क्या है। तो देखिए अवनालिका प्रदन का अर्थ है जब कोई नदी बहती है तो जिस दिशा में या जिस ढाल में बहती है तो वह मिट्टी को काटते काटते इतना काट देती है कि वह एक गहरे खड्डे बना देती है, जिसे अवनालिका प्रदन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो अवनालिका अपर्दन है उसमें क्या हुआ कि नदी जिस तरफ बहती है, जिस ढलान में बहती है, तो पूर्वी मैदान का जो अगर बात करें ढलान किस तरफ है तो पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ से भी आप रिलेटेड कर सकते हो कि पूर्वी मैदान और दिशा कौन सी है, पूर्व की ओर। तो आप यहाँ से देखिए जिस तरफ इसकी ढाल होगी उस तरफ पानी जाएगा, और जिस तरफ पानी जाएगा उस तरफ क्या आएगी, गड्ढे मिट्टी कटेंगे। अब मिट्टी कटेगी तो क्या होगा, वहां पर गड्ढे होंगे। तो इन्हीं गड्ढों को क्या कहा जाता है, अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। चंबल नदी जिस जिस क्षेत्र से गुजरती है उस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आई है, डांग क्षेत्र। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि लाठी सीरीज जो कि मरुस्थल में है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी, देखिएगा, इसमें पूरा बताया गया है कि लाठी सीरीज क्या है। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में क्या है, लाठी सीरीज। अब हमने पढ़ा है कि चंबल नदी जिस जिस क्षेत्र से गुजरती है उस क्षेत्र में क्या है, डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो अब कौन से क्षेत्र से गुजरती है, तो आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से ये गुजरती है। यानी कि राजस्थान का एकदम पूर्वी हिस्सा है उसे क्या कहा गया है, डांग क्षेत्र, और राजस्थान का एकदम पश्चिम का जो हिस्सा है उसे क्या कहा गया है, लाठी सीरीज। अगर हम बात करें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं वहां पर कि लाठी और डांग के बीच में राजस्थान बसा हुआ है, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो डांग क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर हमने डांग क्षेत्र क्यों कहा, क्यों ये डांग क्षेत्र इसे बोला जाता है,
ऐसे कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए, चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है वो क्या है, डाकुओं की शरण स्थली है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि डाकू है तो डाकू से डांग बन गया, तो जो डांग क्षेत्र है वो क्या रहा, डाकुओं के रहने के कारण इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए आगे बात करें तो चंबल नदी बहने के कारण चंबल नदी के क्षेत्र को महान भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। अब देखिए क्या कहा जाता है, महान भ्रंश घाटी। अब क्यों कहा जाता है इस क्षेत्र को, तो देखिए जब चंबल नदी बहती है तो चंबल नदी बहती है तो क्या बड़े बड़े खड्डे करते हुए चलती है, ठीक है। अब इन खड्डों में क्या रहते हैं, डाकू रहते हैं, इसलिए इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। और इन्हीं खड्डों को क्या कहा जाता है, महान भ्रंश घाटी, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं वो इसमें करते हुए चंबल नदी चलती है। अगर आप सैटेलाइट से इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं वो दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महान भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। देखिए सर्वाधिक बीहड़ भूमि कौन सी है, धौलपुर में स्थित है। और चंबल नदी के कारण बीहड़ भूमि का निर्माण कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली में भी होता है। देखिए जब जो बीहड़ है वो, आपने बीहड़ में ही डाकू रहते हैं, ये ऐसी बात भी सुनी होगी, तो वही है इसमें कि बीहड़ भूमि की अगर हम निर्माण की बात करें तो चंबल नदी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली में भी बीहड़ भूमि का निर्माण है वो करती है। राजस्थान में चंबल नदी बहने के कारण इस क्षेत्र को बीहड़ पट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए क्योंकि ये बीहड़ क्षेत्र भी बोला जाता है, इसे बीहड़ क्षेत्र भी है और इसी को क्या कहा गया है, बीहड़ पट्टी भी कहा जाता है। बीहड़ पट्टी का निर्माण है वो कोटा से लेकर यमुना नदी तक होता है। देखिए चंबल बेसिन की अगर बात करें तो चित्तौड़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़ के बाद में कोटा में जाती है। और बीहड़ पट्टी का निर्माण कोटा से लेकर यमुना नदी तक है, यानी कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये सभी क्या है, बीहड़ पट्टी का निर्माण इन जिलों में होता है। अगर देखिए आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं हमारे माही बेसिन की। माही बेसिन में देखिए माही नदी जो है वो 3 जिलों से होकर बहती है और वो दक्षिण की ओर जाती है। यानी कि माही नदी है वो दक्षिण में बहती है राजस्थान के, और दक्षिण में 3 जिलों से होकर वो गुजरती है। देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, राजस्थान के 3 जिलों से माही नदी बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। देखिए माही बेसिन को प्राचीन पुष्य प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में महुआ के वृक्ष वो मिलते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र को बांगड़ या वांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वांगड़ या वांगड़, वांगड़ या वांगड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए वांगड़ प्रदेश को व्याघ्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, व्याघ्र क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है व्याघ्र क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वन्य जीव हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर वन्य जीव पाए जाने के कारण इसे व्याघ्र क्षेत्र भी कहा जाता है और इसी को वांगड़ या वांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ये कौन सा क्षेत्र है, तो आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ये कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें वांगड़ प्रदेश को, तो वांगड़ प्रदेश को पाताल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे पाताल क्यों कहा गया है, तो देखिए ये क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान के दक्षिण में सबसे नीचे नीचे है, और नीचे नीचे क्या होता है, पाताल होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पाताल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, पाताल भी इसे आप कह सकते हो। सबसे नीचे है इसीलिए इसे पाताल भी कहा जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। तो आपने देखा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र है वो क्या कहला गया, बांगड़ या वांगड़ कहलाया जाता है। वहीं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाया जाता है, छप्पन का मैदान कहलाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, राजस्थान के पूर्वी मैदान को हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है।
तो अब हमने पूर्वी मैदान के एक बार फटाफट से हम एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान का निर्माण कहाँ से हुआ है? गंगा और यमुना की सहायक नदियों से इसका निर्माण है वो होता है। पूर्वी मैदान क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर कृषि अधिक होती है। कृषि अधिक होने के कारण इसे अन्न का कटोरा प्रदेश भी कहा जाता है। पूर्वी मैदान की ढलान है वो किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर है। इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अगर देखिए हम बात करें तो पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है वो राजस्थान का 23% तक है और इस क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा। एक बनास बेसिन, एक बाणगंगा बेसिन, एक चंबल बेसिन और एक माही बेसिन। देखिए बनास बेसिन को हमने 2 उपभागों में बांटा है, एक है हमारा दक्षिणी भाग और एक है हमारा उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग में हमने राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और शाहपुरा 5 जिलों को हमने दक्षिणी भाग में हमने 5 जिलों को यहाँ पर रखा है। उत्तरी भाग में हमने 3 जिलों को रखा है, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। जो आपकी बनास नदी है वो 8 जिलों से बहती है वर्तमान में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि बनास बेसिन है वो क्या है, टेकरी नुमा एकल पहाड़ियाँ बनाते हुए चलता है। उसके बाद में बाणगंगा बेसिन की बात करें तो बाणगंगा बेसिन जयपुर ग्रामीण, दौसा, डी, भरतपुर 4 जिलों से बहती है और जो भरतपुर का मैदान है वो गंगा और यमुना क्षेत्र में आता है। उसके बाद में हमने बात की थी चंबल बेसिन की। देखिए चंबल नदी है वो 6 जिलों से होकर बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों से ये बहती है और जब ये बहती है तो अवनालिका अपर्दन बनाते हुए चलती है, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि चंबल नदी है वो उस चंबल नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसके क्षेत्र को महान ब्रंश घाटी भी कहा जाता है। सब जो सर्वाधिक बीहड़ है वो धौलपुर में स्थित है। चंबल नदी के कारण ही बीहड़ भूमि का निर्माण कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली में होता है। इतना हमने पढ़ा था। देखिए हमने चंबल में पढ़ा था, चंबल बेसिन में, कि बीहड़ पट्टी का निर्माण है वो कोटा से लेकर यमुना नदी तक होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था माही बेसिन को। देखिए माही बेसिन है वो माही नदी है जो 3 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि दक्षिण की ओर जाती है। वो 3 जिले कौन से थे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। देखिए माही बेसिन को प्राचीन पुष्य प्रदेश भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर महुआ के जो वृक्ष हैं वो सर्वाधिक यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का, इसे क्या कहा जाता है? वांगड़ या बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। अब वांगड़ प्रदेश को व्याघ्र क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव है वो पाए जाते हैं। वांगड़ प्रदेश को पाताल लोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राजस्थान के सबसे नीचे स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? पाताल भी कहा जाता है। अब देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो बीच का जो क्षेत्र है, मध्य का जो क्षेत्र है, उसे 56 का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा गया है? बांगड़ या वांगड़ प्रदेश। और जबकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा गया है? 56 का मैदान। तो इतना हमने पढ़ लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली और तीसरा है पूर्वी मैदान। हमने 3 के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया। 3 टॉपिक हैं वो 3 क्लासों में हमने कर लिए। अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।